मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इसके पहले जो हम लोगों ने दो चैप्टर्स देखे जिसका नाम था बेटा कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोगों ने देखा कि जब भी कभी हमारा चार्ज कौन से कंडीशन में था, स्टैटिक कंडीशन में था। कौन से कंडीशन में था, स्टैटिक कंडीशन में। और उसकी जब हम लोगों ने पढ़ाई की तो उसका नाम बन गया कौन सा, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बराबर। और जब भी हमारा चार्ज क्या करने लगा, किसी भी कंडक्टर में फ्लो करने लगा विद वेलोसिटी, उसका नाम क्या था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चैप्टर का नाम चेंज हो गया, कौन सा नाम हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले जिसका नाम बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब यहाँ पे आपको मैग्नेटिक का कंसेप्ट भी दिख रहा है और इलेक्ट्रिक करंट का भी दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट आज से स्टार्ट होगा, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट कम से कम 2-2.5 महीने चलेगा, जिसका नाम है, पूरे कंसेप्ट को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, तो अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करें जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका मतलब है कि चैप्टर में ही इसका नाम छुपा है बेटा, और इसका नाम के अंदर का क्या छुपा है, काम छुपा है। कौन सा काम बोलो, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट। इसके वजह से ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, मतलब करंट के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, यही हमको पढ़ना है इस चैप्टर में। क्लियर। तो 1800 का जमाना था। कौन सा जमाना था, 1800 का जमाना। तो इंडिया में जो थे हमारे कौन से लोग आए थे, अंग्रेज लोग आए थे, फ्रेंच लोग भी आए थे, डच लोग भी आए थे। बराबर। तो हमारा पूरा जो इंडिया था किसमें चल रहा था, कॉलोनियलिज्म में चल रहा था। तो पूरे जो अंग्रेज लोग थे हमारे पे क्या कर रहे थे, राज कर रहे थे, अपना बिजनेस कर रहे थे, पूरा लेके चले जा रहे थे। कहां पे, इंग्लैंड में, यूरोप में लेके जा रहे थे। बराबर। लेकिन यूरोप में क्या चल रहा था, तो यूरोप में चल रहा था बेटा रिसर्च। तो एक बड़े क्या बोलते उसको, फेमस साइंटिस्ट थे उस जमाने की, जिनका नाम था क्या, ओरिस्टर। क्या नाम था, ओरिस्टर। तो ओरिस्टर साहब ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट का सेटअप कुछ इस तरह से था बेटा कि यहाँ पे क्या लगा हम लोगों ने उसने, कि यहाँ पे इस तरह से एक बॉक्स था, बॉक्स के ऊपर उन्होंने लगाया 2 केबल्स, और इस 2 रॉड के ऊपर जो केबल लगाया इस तरह से, तो यहां से उन्होंने लगाया एक बैटरी बड़ी सी, और इस बैटरी के सामने लगाया उन्होंने की, और यहां से क्या फ्लो होने वाला, जैसे उन्होंने क्या किया, टच किया तो क्या करेगा बोलो, यहां से क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। तो इस करंट जा रहा था आई नाम का। क्लियर है। उनकी जो साहब की क्या बोलते उसको, बेगम साहबा जो थी, उन्होंने बना रखी नाश्ता। ठीक है, तो ये जो चल रहा था एक्सपेरिमेंट, और इस एक्सपेरिमेंट के साइड में टेबल में रखा था बेटा एक क्या, मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक कंपास होता है ना, उस कंपास के अंदर था एक क्या, मैग्नेटिक नीडल। अब सबको पता होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि ग्रेविटेशनल फील्ड ये कब ऑब्जर्व होती है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या हो, मास हो। क्या हो, मास। अगर मास होगा तो ग्रेविटेशनल फील्ड आपको ऑब्जर्व होगी, और किसी ऑब्जेक्ट को मास ही नहीं है तो ऑब्जेक्ट बोलेंगे ही नहीं उसको। बराबर है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑब्जर्व नहीं होगी। तो मास किसका रिप्रेजेंटेशन करता है, ग्रेविटेशनल फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड किसका रिप्रेजेंटेशन है, चार्ज का। अगर कोई चार्ज हम लोगों ने रख दिया तो चार्ज के सराउंडिंग में क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैंने ऐसे बोला कि वहां पे मैंने क्या रख दिया, मैग्नेट रखा, तो मैग्नेट अपने सराउंडिंग में क्या डेवलप करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तुमको पता है कि कौन सी चीज किसको रिप्रेजेंट करती है, बात समझ में आ गई। उसी तरह से जब यहां से करंट फ्लो हुआ बेटा, किसका, कितना, आई नाम का, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे अचानक से जो रखा था, कोइंसिडेंटली क्या रखा था, एक कंपास रखा था, कंपास के अंदर था बेटा मैग्नेटिक नीडल। जैसे उन्होंने बटन दबाया करंट फ्लो हो गया, और ये जो हमारा मैग्नेटिक नीडल था क्या किया उसने, डिफ्लेक्शन शो किया, इस डायरेक्शन में क्या हो गया उसने, डिफ्लेक्शन। तो ये एक्सपेरिमेंट इस तरह से था कि उनको करंट बांधना चालू करना था। बराबर है, तो उन्होंने क्या किया, फिर से स्विच क्या किया, उन्होंने ऑफ किया। जैसे उन्होंने ऑफ किया, यहां से जो मैग्नेटिक नीडल थी फिर से जगह पे आ गई। फिर से उन्होंने बटन दबाया, जैसे बटन दबाया फिर से मैग्नेटिक नीडल क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। अब कुछ तो उनको गड़बड़ दिखा कि भाई मैं एक्सपेरिमेंट किस पे कर रहा हूं, करंट के ऊपर, और यहां पे कौन नाच रही है बोलो, मैग्नेटिक नीडल। कौन नाच रही है, मैग्नेटिक नीडल। तो ये मैग्नेटिक नीडल जो है डिफ्लेक्शन कब शो करती है, जब किसके इन्फ्लुएंस में आ जाए, करंट की इन्फ्लुएंस में आ जाए। अरे बेटा मैग्नेटिक नीडल तभी क्या करती है, डिफ्लेक्शन शो करेगी, जब उसके सराउंडिंग में कौन सी किसकी इन्फ्लुएंस में आएगी, वो मैग्नेटिक फील्ड की इन्फ्लुएंस में आ गई।
चेंज की। कैसे चेंज करेंगे बोलो कि उसका यहाँ पे बैटरी रखी हम लोगों ने पॉजिटिव और यहाँ पे रखा नेगेटिव। अब करंट की डायरेक्शन क्या होगी बेटा बोलो, चेंज हो गई। और हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने मतलब ओरिस्टर ने देखा कि ये जो आपका मैग्नेटिक नीडल था ये क्या किया बोलो, अपनी डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन कौन सा डायरेक्शन हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में। तो पहले करंट ऐसा जा रहा था, डिफ्लेक्शन इधर था, अब करंट इधर जा रहा है, डिफ्लेक्शन किधर है, इधर है। समझ में आ रही? तो यहाँ पे उनको एक समझ में आई बात बेटा कौन सी, और ये इतनी बड़ी शॉकिंग चीज थी कौन सी उस जमाने में। जमाना समझ में आ रहा? ये जमाना तब था कौन सा वाला, ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना मतलब क्या होता है। अगर उस समय में अगर पिक्चर बना दिया जाए तो डेफिनेटली उसको कौन से इसमें दिखाना पड़ेगा, ब्लैक एंड व्हाइट में ही दिखाना पड़ेगा, तभी जाके सबको फील होगा कि बेटा 1800 का जमाना है। अगर उसको कलर में दिखाएंगे तो फील ही नहीं होगा। बात समझ में आ रही? इसलिए मैंने बोला कौन सी चीज, जमाना कौन सा था, ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना था। तो इतनी शॉकिंग न्यूज थी ये कि भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने से वो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो रहा है। एंड मैग्नेटिक नीडल तभी डिफ्लेक्ट होता है कब, जब वो क्या हो जाए, किसकी इन्फ्लुएंस में आए, मैग्नेटिक फील्ड। आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा हमको बोलना क्या है, किसको, एस्टर साहब को क्या बोलना है कि मैग्नेटिक फील्ड जरूर बन रही होगी जब किसी भी कंडक्टर में से क्या फ्लो हो रहा होगा, करंट फ्लो हो रहा होगा। बस समझ में आ रही है? तो इतनी शॉकिंग न्यूज थी और इतना एक्साइटमेंट था, मतलब शॉकिंग भी था और एक्साइटमेंट भी था। और ये शॉकिंग और एक्साइटमेंट दोनों का मिक्स फीलिंग शायद ही कोई समझ सकता है, वही समझ सकेगा। जैसे मान के चलो कोई जा रही है क्लास में, किसी के ऊपर सभी लड़कों की नजर उसी के ऊपर है, और वो लड़की ने किसी ऐसे लड़के को देख लिया और उसको अगर मान के चलो मुस्कुरा दी, उसने स्माइल कर ली, तो मिक्स फीलिंग कैसे होती है बोलो? अरे होगा ना, एक्साइटमेंट भी होगा और शॉकिंग भी होगा। और मैं क्या बोलना चाहता हूं, उसी तरह से उसी के साथ कांड हुआ था। ठीक है, दूसरा कांड हुआ था कि इतना ज्यादा शॉकिंग भी था और इतना ज्यादा एक्साइटमेंट भी था। तो ओरिस्टर साहब ने बढ़िया से चिल्ला के बोला, बेगम सुनती हो कि मैंने एक फेनोमेनन डेवलप किया। कौन सा फेनोमेनन था बोलो? द करंट कैरिंग कंडक्टर। बोलो, द करंट कैरिंग कंडक्टर। द करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड। क्या डेवलप कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए। उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड वो बना रहा है। बस समझ गए? ये फेनोमेनन उन्होंने दिखाया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने क्या ऑब्जर्व की बेटा बोलो, कि जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, क्या उस मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन है? हमको सबको पता है बेटा कि मैग्नेट को अगर नॉर्थ साउथ को ऐसा रख दिया जाए तो हमको पता है कि मैग्नेट कौन सा बार मैग्नेट जो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा, उसका नॉर्थ पोल कौन सा डायरेक्शन में टिल्ट करके रहता है, नॉर्थ डायरेक्शन में। क्योंकि हमारा अर्थ है, अर्थ इज एक्ट्स लाइक अ बिगर मैग्नेट, बराबर है। तो अपना अर्थ जो क्या डेवलप करता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है, जिसकी वजह से हमारा मैग्नेट क्या होगा बोलो, नॉर्थ और साउथ, उसके ओरिएंटेशन उसके हमेशा चेंज होकर नॉर्थ और साउथ की तरफ दिखता है। बस समझ आ रही? तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड को भी क्या है, डायरेक्शन है। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो करंट है वो करंट किसको रिप्रेजेंट करता है, करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करेगा। कि जैसे हम लोगों ने करंट को चेंज किया, करंट के डायरेक्शन को चेंज किया, उसने क्या दिखाई दिया, हमको क्या दिखाई दिया कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड जो बन रही है वो चेंज होगी, उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। और ये डायरेक्शन किस तरह से हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो कंपास रखा उसका नीडल जो है ये अपना क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में क्या कर रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। बस समझ में आ रही? तो दो चीजें उन्होंने निकाली, कौन सी चीज, करंट कैरी कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। बहुत बढ़िया, समझ में आया सबको? अब आगे देखो, सुनो। तो अभी ये बेगम साहबा को बोला, बेगम साहबा ने ओइस्टर मतलब मिसेस ओइस्टर जो थी अंदर से लेके आई क्या नाश्ता, और उनको दी, क्योंकि वो बड़े साइंटिस्ट थे, बड़े अपने काम में बिजी थे। कहानी बहुत सुंदर है, सुन लो। तो मिसेस ओइस्टर ने बोला ओइस्टर साहब को, मिस्टर ओइस्टर को, कि मान के चलो कि मैंने यहां से करंट 1 एम्पियर भेजा। कितना भेजा? 1 एम्पियर। और 1 एम्पियर करंट भेजने के बाद मैं 1 mm या 1 सेंटीमीटर पे मान के चलो मैं एक ऐसा पॉइंट रखती हूं कि जहां पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व करनी है। क्या बोला, समझ में आया उन्होंने? क्या पूछा? 1 एम्पियर
पॉइंट लूं तो वहां पे कितना मैग्नेटिक फील्ड का रहेगा। इट मींस दैट वो क्या पूछना चाहते हैं मिस्टर ओइस्टर को कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लूं, करंट की वैल्यू मुझे पता है, तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा। ओइस्टर साहब ने क्या निकाल के दिया, फेनोमेनन निकाला, प्रोड्यूस तो होता है, और क्या निकाल के दिया, डायरेक्शन भी उन्होंने बताया कि हर डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड, करंट की डायरेक्शन चेंज करने से फील्ड भी चेंज होती है। मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो बड़े साइंटिस्ट ने काम किया उन्होंने, लेकिन मैग्नीट्यूड निकालने में शायद अनसक्सेसफुल हुए होंगे, क्योंकि उनका जो एक्सपेरिमेंट था अलग था, इलेक्ट्रिसिटी में चल रहा था कार्यक्रम, और वो अपना प्रोजेक्ट पे लग गए। लेकिन उसी समय 1820 के आसपास में दो साइंटिस्ट सामने आए, ये जो थे अपने क्या बोलते हो इसको, स्वीडिश साइंटिस्ट थे, और बाद में जो फ्रेंच साइंटिस्ट आए दोनों, ठीक है, तो उनका नाम था बेटा बायोट एंड सैवर्ट्स। कौन लोग आए, बायोट एंड सैवर्ट्स। तो बायोट एंड सैवर्ट्स का जो लॉ बनता है, बायोट एंड सैवर्ट्स, तो बायोट और सैवर्ट्स, तो बायोट बोलना नहीं है, टी को हमको साइलेंट में रखना है, इट इज कॉल्ड बायो एंड सैवर्ट्स। फ्रेंच साइंटिस्ट दोनों जो किसके लिए काम करते थे, कि किसी भी कंडक्टर में से करंट के फ्लो होने से पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, आपको लग रहा होगा कि सर ये तो फेनोमेनन बता दिया किसने, ओइस्टर साहब ने, कौन सी चीज की, करंट का ही कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड, हमने भी सुना था जब हम लोग 12th में थे, क्लियर। और मैंने लेके आया था मैग्नेट, और मैंने बोला सर इस कंडक्टर मान के चलो यहाँ पे वायर, मैंने वायर को लगा दिया इस तरह से, बटन को चालू किया, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, चलो, तो मैंने मान के चलो यहाँ पे मैग्नेट रखा, तो क्या इस मैग्नेट, ये करंट जो है कंडक्टर सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड बना रहा होगा या नहीं हो रहा होगा, अरे हाँ या ना, बना रहा है। ये तो हमको किसने बताया, मिस्टर ओइस्टर ने बताया। मैंने मैग्नेट को लाया और मैग्नेट को रखा यहाँ पे बेटा, क्या ये मैग्नेट थोड़ा सा भी जाके उसको चिपकेगा, क्या स्टिक होगा, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड कैसा बना उसने। तो इसका मतलब एक तो ओइस्टर गलत बोल रहे, या फिर अपने मैग्नेट में दम नहीं है, फिर इस कंडक्टर में दम नहीं, दोनों में से एक हो सकता है बेटा। कल लगे तो लेके आप मैग्नेट लेकर अपन बहुत जबरदस्त करंट भेजेंगे, इतनी बड़ी वायर, इतना जबरदस्त करंट फ्लो हो रहा है उसमें से, और अगर आपने मैग्नेट को जाके इसको पास में रखा तो ये क्या होना चाहिए, डिफ्लेक्ट नहीं, जाके स्टिक होना चाहिए या फिर रिपेल होना चाहिए, जो भी हो, होगा क्या। अगर हम मैग्नेटिक नीडल को भी लेके अगर रखोगे तो उतना आपको डिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देगा। सर ऐसा क्यों, इसका मतलब ओइस्टर साहब जो बोल रहे हैं कुछ तो गलत है। ये ऐसा क्यों होता है ये बताते हैं बायोट एंड सैवर्ट्स लॉ में, आपको धीरे से पता चल जाएगा। बात समझ में आ रही कि किसी भी कंडक्टर में से करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड तो बन रही है, बट क्या वो मैग्नेटिक फील्ड इतनी जोरदार है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व आपको होगी या नहीं होगी, आपको पता चलेगा इसके फॉर्मूले से, किसके, बायोट एंड सैवर्ट्स। तो बायो सैवर्ट्स क्या बोलते, सुनो, बहुत बढ़िया कांसेप्ट है। तो बायो सैवर्ट्स का काम किसके लिए बोलो, कंडक्टर किसी भी शेप का हो, अगर वो कंडक्टर इरेगुलर शेप का हो, आड़ा टेढ़ा कंडक्टर हो, कंडक्टर कैसा हो, स्ट्रेट लाइन वायर की तरह हो, कंडक्टर कैसा हो, सर्कुलर कॉइल हो, कंडक्टर कैसा हो, सेमी सर्कुलर कॉइल हो, कंडक्टर कैसा हो, स्फीयर के शेप का हो, कंडक्टर कैसा, क्वाड्रेंट का शेप का हो, किसी भी शेप का हो, किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होगी तो बायो सैवर्ट्स बोलते हैं कि मेरा ही फार्मूला आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो बड़े इंपॉर्टेंट वो फार्मूला देते हैं, दोनों मिलके देखिए। तो बायो सैवर्ट्स बोलते, सुनो अच्छे से बढ़िया से, उन्होंने किया है बेटा, यहां पे लिया उन्होंने कंडक्टर, ठीक है, और इस कंडक्टर को मैं बोलता हूं इरेगुलर शेप, मतलब किसी भी आड़े टेढ़े शेप का कंडक्टर ले लिया, इसमें से क्या फ्लो हो रहा बोलो, दैट इज करंट आई, क्या फ्लो हो रहा बोलो, करंट आई फ्लो हो रहा है, क्लियर। उन्होंने बोला कि इतने बड़े वायर के लेंथ में से हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्ट्रेट वायर लेनी पड़ेगी। तो स्ट्रेट वायर, देखो वायर को भी स्ट्रेट नहीं है, उन्होंने बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको वायर स्ट्रेट लोगे तो आपको आसानी जाएगी। तो पूरे वायर का लेंथ है बेटा L, और इस पूरे L में से मैं अगर छोटा सा लेंथ, अगर मैं सेक्शन को चूज करता हूं, which is denoted by, कैलकुलस में छोटे वाली चीज को किससे डिनोट करते हैं, dl। अगर लेंथ पूरी अगर होगी L तो छोटे से सेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, dl, एंड दैट dl इज नोन एज लेंथ एलिमेंट। क्या नाम हो गया आपसे,
डीएल क्या लिखेंगे, बार देंगे। दिख रही है आप लोग, छोटा अवस्था लेन दिख रहा है सबको। चलो आगे बढ़ेंगे बेटा। अब यहां पे मेरे को क्या करना बोलो, मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करनी है। तो इस डीएल से जो मैं लेंथ लेता हूं दैट इज डिस्टेंस, इसको मैं बोलता हूं आर, एंड दैट डिस्टेंस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इससे डिनोट करेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। स्ट्रेट लाइन में मैंने लिया दैट इज आर बार, इसे रिप्रेजेंट किया मैंने आर बार से। अब देखो डीएल बार और आर बार दोनों में एंगल जो दिख रहा है दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, और ये एंगल को मैं रिप्रेजेंट करूंगा कितने से, थीटा से। ठीक है, पूरे लेंथ से जो मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व होंगी दैट इज बी बार। तो मैग्नेटिक फील्ड को, किसको, मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग आज से रिप्रेजेंट करेंगे किससे बोलो, बी बार। क्या बोलेंगे, बी बार। या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोल सकते हैं आप लोग। क्या बोल सकते हैं, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। कहीं कहीं पे अगर न्यूमेरिकल में बोला गया कि मैग्नेटिक फील्ड की जगह पे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का वर्ड इस्तेमाल करता है अगर कोई वर्ड, तो याद रखना उसका नाम क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मतलब ही क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर, तो आगे बढ़ेंगे। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड पूरे लेंथ से जो बनेगी, यहां पे जाके ऑब्जर्व होगी, वहां पे पॉइंट पी पे, वो किससे डिनोट करेंगे लोग, बी बार से। लेकिन पूरे लेंथ के यहां से हम लोगों ने कितना लेंथ चूज किया, ओनली डीएल बार। तो मैग्नेटिक फील्ड को कितनी रहेगी फिर, डीबी बार। कितना रहेगा, डीबी बार। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी दैट इज डीबी बार। बस समझ में आई। चलो आगे बढ़ेंगे। अभी अब सुन लो अच्छे से, कितनी सारी चीजें आपको दिख रही है बेटा, बोलो दैट इज डीएल बार, थीटा, आर बार, और यहां पे क्या बन रही है, डीबी बार। अब ये डीबी बार की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। तो इनके दोनों के जो ऑयस्टर और बायो-सैवर्ट्स ने जो यहां पे सबसे सिद्धांत रखा कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो होगा, वो करंट, मान के चलो कि किसी भी कंडक्टर में से अगर करंट बनता है दैट इज आई, तो यहां पे इसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है ये उन्होंने दिया कौन से वाले रूल से, राइट हैंड थंब रूल से। And according to this right hand thumb rule, if suppose you will take the right hand, then this outstretched finger indicate the direction of current, then all curved finger indicate the direction of magnetic field. तो ये जो इसके सराउंडिंग में बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, ये बनता है कैसा बोलो, इस तरह से बनेगा। बराबर है, ऐसा जा रहा है इस तरह से। करंट जाएगा नीचे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। करंट जा रहा है ऊपर तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे, क्लॉकवाइज। अब देखो अच्छे से देखो, करंट अगर ऊपर जा रहा, मैग्नेटिक फील्ड की किसी भी इंसिडेंट को ले लिया जाए दैट इज डीबी बार, डीबी बार, डीबी बार दिख रहा है, एंगल कितना है, 90 का। समझ में आ रहा, दैट इज डीबी बार इज टेंजेंशियल टू द सर्कल। बस समझ में आ रही है। चलो आगे। तो यहां पे मुझे बताइए, अगर मैं ये थीटा को अगर 90 किया होता बेटा, इसका मतलब आर बार और डीएल बार में कितना एंगल होता, 90 का। तो करंट जाता है इसे, या अपना आर बार, तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अंदर, और इस डायरेक्शन में देखा तो देखो करंट, मैग्नेटिक फील्ड कैसे, बाहर। यहां पे भी आपको समझ में आ रहा, देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है, अंदर। किधर जा रही है, और अगर यहां से घूम के मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रही है, बाहर, तो क्या निकालोगे यहाँ पे, डॉट। तो याद रखना है, डॉट अगर मैं देता हूं तो यहां से क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आएगी। अगर मैं क्रॉस लिखता हूं तो यहां पे कहां पे जाएगा, इनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। क्या समझ आ रही। तो अगर ये थीटा 90 अगर हो तो आपको क्लियर कट दिख रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी किधर जा रही है, अंदर जा रही है। कहां पे जा रही है, अंदर। क्लियर है। तो अब देखो क्या होगा, उन्होंने बोला कि जो मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे ऑब्जर्व होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। किसी भी कंडक्टर में से जितना मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, सॉरी जितना करंट ज्यादा फ्लो होगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। ये तो ऑब्जर्विंग चीज है। जितना कम करंट उतना कम मैग्नेटिक फील्ड, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। बस समझ में आ रही। दूसरी चीज उन्होंने बोला कि द डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल। जितना आप कंडक्टर का लेंथ ज्यादा लोगे उतनी मैग्नेटिक फील्ड ऑब्वियस बात है क्या होगी, ज्यादा होगी। उन्होंने बोला कि दिस डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ थीटा। व्हाट इज द थीटा, थीटा इज एंगल इन बिटवीन डीएल बार एंड आर बार। तो साइन की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी
स्क्वायर के प्रमाण में क्या होगी, कम होती जाएगी। जैसे हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फील्ड में भी देखा, ग्रेविटेशनल फोर्स में भी देखा, पता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में देखा हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ में, दैट इज F इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो आपके स्क्वायर के प्रमाण में फोर्स की वैल्यू कौन सी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की क्या हो रही थी, कम होती जा रही थी, बराबर है। उसी तरह से अब इस सभी को हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन, और जैसे हम लोगों ने कंबाइन किया बेटा तो हमको फार्मूला मिलेगा dB इज इक्वल टू, दिस इज कांस्टेंट, पहले तो प्रोपोर्शनल का लिख लेंगे, दैट इज प्रोपोर्शनल, बोलो कौन कौन सी चीजें दिख रही है, I dl sin थीटा होल डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, बराबर। चलो आगे, अब यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, क्या ये इक्वेशन है, नो, इक्वेशन के क्या चाहिए हमारा, इक्वल टू का साइन, क्या लगाएंगे, कांस्टेंट इनटू I dl sin थीटा बाय R स्क्वायर, बहुत बढ़िया। अब सर ये कांस्टेंट की वैल्यू लिखनी पड़ेगी, तभी जाके दोनों साइड को हम क्या करेंगे, बैलेंस करके तभी इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं। तो हम लोगों ने रिसर्च किया, हम लोगों ने नहीं किया बेटा, इन लोगों ने रिसर्च किया, जो हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बराबर है। और इतने हमको क्या बोलते हैं, उसको रेडीमेड फॉर्म में मिल रहा है सब कुछ, क्योंकि इतना सारा निकालने के लिए ये सारे फार्मूले और सारे कैलकुलेशंस और सारे ऑब्जर्वेशन करने के लिए उन्होंने सालों लगाए होंगे। जैसे भारत स्वतंत्र हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, तो कितना सारा साल, कितने लोगों को जान गंवानी पड़ी, कितने कुर्बानी देनी पड़ी, इसलिए हम लोग जी रहे सच्चे से। उसी तरह से क्या है, इन सारे साइंटिस्टों ने जितना काम किया सालों साल, बस समझ में आ रही, इसलिए हम लोग क्या करें, इसको अगर मान के चलो 2 साल में उसने क्या किया होगा, ये फार्मूला बनाया होगा, हम लोग 2 मिनट में पढ़ लेते, बस समझ में। इसलिए हमको क्या है, सारी चीज उन लोगों का रिस्पेक्ट होता है, बस समझ में। तो दैट इज dB इज इक्वल टू, K के जगह पे आएगा इज इक्वल टू, अब याद होगा आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हम लोगों ने फार्मूला देखा था, कौन सा, F इज इक्वल टू कांस्टेंट, उस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट into K, that is dielectric constant, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K की वैल्यू, अगर K की वैल्यू 1 रखा है और वैक्यूम के लिए तो कितना बनेगा, 9 into 10 to the power 9। उसी तरह से इस कांस्टेंट की वैल्यू उन्होंने निकाली, that is mu naught upon 4 पाई, क्या निकाला उन्होंने, mu naught upon 4 पाई। तो यहाँ पे हमारा ये म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू होती है, दैट इज 10 टू द पावर -7। जैसे हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी थी, 9 into 10 to the power 9, यहाँ पे कितनी इसकी, 10 to the power -7। व्हाट इज द एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रहेगी, दैट इज परमियाबिलिटी, दैट इज परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर आपके पास वैक्यूम या फिर वैक्यूम के जगह पे एयर हो तो हम लोग क्या लगाते हैं नाम, फ्री स्पेस। तो पहला था हमारा परमिटिविटी, अभी क्या दिख रहा है आपको नया, परमियाबिलिटी। तो अगर मैं सिर्फ म्यू नॉट की वैल्यू पूछूं तो देखो म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू कितनी है, 10 टू द पावर -7, बराबर। और सिर्फ म्यू नॉट की वैल्यू पूछूंगा तो 4 पाई को लेके जाओ, बोलो कितना, 4 पाई into 10 to the power -7। इसका यूनिट बाद में निकालेंगे हम लोग, जब मैं आपको इसमें बताऊंगा मैग्नेटिक फील्ड का, समझ में आया। एक्चुअली अगर वहां पे एयर या वैक्यूम के जगह पे कोई दूसरा मीडियम होता तो हम लोग वहां पे लिखते बेटा म्यू। ये म्यू क्या है, दैट इज म्यू नॉट अपॉन म्यू आर। व्हाट इज म्यू आर, रिलेटिव परमेबिलिटी। क्या ये रिलेटिव परमेबिलिटी। अब ये रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू फिलहाल तो हम लोग 1 ले रहे हैं, जिसकी वजह से म्यू की जगह पे हम लोग डायरेक्टली क्या लेते हैं, 98% आपको कहां पे दूसरा मीडियम दिखेगा नहीं। जो मीडियम हम लोग ले रहे हैं, एक तो वैक्यूम या फिर एक तो एयर लेके चलेंगे। वैक्यूम और एयर का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन हम लोग आइडियली क्या लेते हैं, वैक्यूम और एयर के लिए हम लोग वर्ड लगा देते हैं, दैट इज फ्री स्पेस। समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग कार्यक्रम करेंगे। तो हमारा अभी फार्मूला बताइए, डीबी का फार्मूला क्या बनेगा, बोलो, दैट इज डीबी इज इक्वल टू, के जगह पे क्या पुट करोगे, बोलो सब लोग, म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू आर डीएल sin थीटा बाय आर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब देखो, अगर मैं आपको बोलूं किसी भी कंडक्टर में आपको क्या पता है, बोलो, म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू पता है, दैट इज 10 टू द पावर -7। अगर मैंने बोला इसका करंट लेना है I, मैंने बोला इतना इतना करंट का
एलिमेंट है मतलब क्या है बोलो, दैट इज लेंथ एलिमेंट, दैट इज डीएल। आपको लेंथ की वैल्यू पता है, आपको डीएल बार और आर बार में क्या पता है बोलो, दोनों में एंगल पता है और डिस्टेंस पता है, कितने डिस्टेंस पे आपको जाके मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करने है। तो क्या आप डीबी को निकाल सकते हो? डेफिनेटली निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इस आई और डीएल को करंट और लेंथ एलिमेंट को कंबाइन करके एक नया नाम देंगे, दैट इज नोन एज करंट एलिमेंट। तो I इंटू डीएल को हम लोग जनरली क्या बोलेंगे, करंट एलिमेंट। क्या बोलेंगे, करंट एलिमेंट। याद रखना बढ़िया सब लोगों को। चलो आगे, अगर मैं इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहूं, देखो बेटा यहाँ पे कंडक्टर मैंने लिया, इस कंडक्टर में से फ्लो हो रहा करंट कितना I, यहाँ पे ये मैंने छोटा सा क्या लिया बोलो फटाक से, डीएल बार, और एग्जैक्टली 90 एंगल पे मैं यहाँ पे क्या कर रहा बोलो, दिस इज आर बार और यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं करंट को देखूं और करंट एलिमेंट को देखो, क्या दिख रहा है आपको, आर बार, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएंगी, यहाँ पे अंदर जाएंगे। तो क्या आपको दिख रहा है, दैट इज डीएल बार रिप्रेजेंट वाई बार, वाई, आर बार रिप्रेजेंट एक्स, और डीबी बार अंदर जा रहा है बेटा, डीबी की वैल्यू कितनी होगी, जेड। इसको किसको रिप्रेजेंट करा, कौन सा एक्सिस को, जेड। और एक्स वाई जेड तीनों भी क्या है हमारे, रिप्रेजेंट जो करते हैं परपेंडिकुलर तो है ही, और जब तीन वेक्टर मतलब दो वेक्टर मिलके, दैट इज आर एंड डीएल, दो वेक्टर मिलके अगर उसका प्रोडक्ट क्या मिले, वेक्टर ही मिले, तो उस वेक्टर को हम लोग क्या नाम देते हैं, कौन सा, क्रॉस प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट है ये, और आपको देखो डायरेक्टली वहां पे साइन भी लगाया है, और उसको अगर हम लोग वेक्टर के फॉर्म में लिखे तो हम लोग लिख सकते हैं बेटा बोलो, दैट इज डीबी बार इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू आई डीएल बार, क्या लिखा मैंने, डीएल बार क्रॉस आर बार, क्योंकि यहाँ पे मैं वेक्टर को आर बार नीचे नहीं लिख सकता, उसके ऊपर स्क्वायर भी है, डिनोमिनेटर में हम लोग नहीं लिख सकते, बराबर। डिवाइडर ऊपर आर लिखने के वजह से नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, आर क्यूब। कौन से फॉर्म में आ गया, वेक्टर के फॉर्म में हम लोग इसको लिख पाए, बात समझ में आई। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, स्क्रू रूल, मैक्सवेल्स क्रॉस स्क्रू रूल हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, बराबर। स्क्रू रूल क्या होता है, या फिर आप लोग इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं पाम रूल की तरह से, बराबर है। अगर मैं स्क्रू का हिसाब, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं स्क्रू को अंदर ले जाना है तो आप किधर घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे, कौन से साइड में, एंटी क्लॉकवाइज, बराबर, सॉरी क्लॉकवाइज। तो आपका स्क्रू किधर जाएगा, अंदर। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड भी किधर जा रही है, अंदर। तो जब घूमेगा तो किधर से किधर जाएगा, डीएल से लेके आर की तरफ जाएगा, किधर से किधर जाएगा, डीएल की तरफ से आर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डीएल बार क्रॉस आर बार। शुरुआत कहां से हुई, डीएल से, कहां पे एंड हुआ, आर पे, दैट इज डीएल बार क्रॉस आर बार, क्या मिलेगा, डीबी बार। या फिर पाम रूल इस्तेमाल करो, सीधा सीधा देखो, ये आपका कौन है बोलो, करंट एलिमेंट, दैट इज डीएल बार। ये कौन है हमारा, ये, अरे ये कौन है हमारा, आर बार। ये कौन है हमारा, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को निकालने जाऊं, ये मैग्नेटिक फील्ड, हाँ समझ में कहा जा रहा है, इनवर्ट, हाँ करंट आर बार इनवर्ट, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते बोलो, राइट हैंड पाम रूल भी इस्तेमाल कर सकते इस क्रॉस प्रोडक्ट को निकालने के लिए, समझ में आया। अब हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे बेटा, इसके यूनिट के ऊपर, ठीक है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो आपका ऐसा यूनिट है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, वो होता है क्या, टेस्ला। क्या होता है, टेस्ला। इस टेस्ला को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किससे, कैपिटल टी से, ठीक है। चलो उसके बाद इसका और एक यूनिट होता है बेटा, कौन सा पता है आपको, इसका होता है एक यूनिट, तो आपने निकाला टेस्ला। सेकंड यूनिट में बोलता हूं, यहां पे देखो कौन सा चीज होता है, दैट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या निकला इसका, वेबर, शॉर्ट में निकला, हम लोग क्या लिखेंगे इसको, वेब पर मीटर स्क्वायर। सर ये कहां से आया सर, जैसे मैंने बोला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के 2 यूनिट बने थे हमारे, याद होंगे बेटा, बराबर है। एक न्यूटन में निकला था, एक वोल्ट में निकला था, दैट इज डीवी बाय डीएक्स से निकला था, कौन सा, वोल्ट पर
ये तो सारी चीजें हमको सुने जैसे लग रहे हैं। हम लोगों ने सुना था कौन सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, याद होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकला था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स E इज इक्वल टू E बार डॉट A बार इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया वेक्टर वाला, बराबर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट उसी तरह से अगर मैं मैग्नेटिक फ्लक्स को रखूं, पढ़ेंगे हम लोग आगे जाके, दैट इज 5B, तो इसको अपन नाम देंगे 5E। तो यहां पे क्या रखेंगे बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पे क्या रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज B से रिप्रेजेंट करेंगे। और एरिया है तो क्या लिखेंगे, एरिया, बराबर है। तो अगर मैं एरिया को इधर लेके आऊं तो बचता कौन है, तो B का नया फार्मूला बनेगा बोलो 5B बाय एरिया A। तो मैंने बोला मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या है, वेबर, और नीचे बचता है कौन, मीटर स्क्वायर। तो याद रखना, ये तो बनाएंगे अपन, आराम से पढ़ेंगे इसको, लेकिन फिलहाल तो याद रखो वेबर पर मीटर स्क्वायर, जनरली हम इसको क्या बोलेंगे, टेस्ला। क्लियर। इसका सीजीएस यूनिट भी याद रखना बेटा, कभी कभी नीट मीट में पूछ सकता है वो। इसका होता है यूनिट बेटा गॉस। तो गॉस थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा, उसी के नाम से हम लोग देते इसको गॉस, समझ में आई। और याद रखना है सर एसआई और सीजीएस में अगर मैं टेस्ला और गॉस को देखूं तो 1 टेस्ला इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 4 गॉस। कितना होता है, 10 टू द पावर 4 गॉस। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है सबको, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग जो पढ़ रहे बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की एनालॉजी पढ़नी है हमको आगे जाके। पूरी चीज हम लोग पढ़ेंगे किसमें, कंपैरिजन में चलेगा, समझ में आया। तो ये हमारे बन गए यूनिट। अब मैंने आपको बोला था बेटा म्यू, व्हाट इज द म्यू नॉट, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, उसका भी यूनिट निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालोगे बोलो, परमेबिलिटी किधर दिख रही है, यहाँ पे म्यू नॉट, तो म्यू नॉट को रखो, बाकी के सारी चीजें लेके जाओ उधर। तो बोलो डीबी बार की जगह पे क्या रखोगे, टेस्ला, बराबर। म्यू नॉट की जगह पे म्यू को रख दे रहा हूं मैं, बराबर, इनटू यहाँ पे क्या दिख रहा है, करंट, करंट का यूनिट बोलो डीएल, मतलब क्या है, लेंथ, लेंथ का यूनिट क्या है, वोल्ट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इज व्हाट, डिस्टेंस का स्क्वायर, क्या होता है बोलो, मीटर स्क्वायर, मीटर मीटर गेज। यहाँ पे क्या बचा फिर, मीटर को लेके जाओ इधर, दैट इज टेस्ला मीटर। और यहाँ पे बचा के बचेगा कौन, तो नीचे आ गया कौन, ये किसका यूनिट है, तो परमेबिलिटी का यूनिट कितना रहेगा, एम्पियर। अगर मैंने बोला कि म्यू नॉट की वैल्यू बताओ तो आप लोग क्या फटाक से बोलोगे, बोलो फटाक से, हाँ 4 into 10 to the power -7, हाँ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। बहुत बढ़िया, ठीक है। और अगर सर मेरे को पूरा वायर का निकालना हो तो करेंगे क्या, कैलकुलस उन्होंने इस्तेमाल किया था, तो न्यूटन साहब ने इन्वेंट करके दिया था, बराबर है। छोटे से लेंथ एलिमेंट के लिए अगर आप डीबी बोल रहे हो, डीएल के लिए, तो पूरे एलिमेंट के लिए क्या बोलोगे, पूरे लेंथ के लिए क्या नाम दोगे, हाँ दोनों भी साइड का क्या करोगे, इंटीग्रेट। तो डीबी का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, बी, और बाकी की जो चीजें कांस्टेंट है बाहर निकालो, दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई, इंटीग्रेशन में बचता क्या बोलो, हाँ आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। बस समझ में, पूरे वायर को निकाल लेंगे। और ये निकालना बहुत इजी चीज है, क्योंकि कैलकुलस सबसे ज्यादा क्या करता है, फिजिक्स को क्या करके देता है, इजी, समझ में आया। तो ये सारी चीज है। अब याद रखना, ये तो हम लोगों ने जनरलाइज किया किसी भी कंडक्टर के लिए, कंडक्टर किसी भी शेप का हो, लेकिन वही कंडक्टर अगर आपका कैसा हो, स्ट्रेट हो, वही कंडक्टर कौन से फॉर्म में दिखाई दे रहा हो, कॉइल के फॉर्म में, सेमी सर्कुलर कॉइल में, क्वाड्रेंट के फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड इसी फार्मूले से क्या होगा, निकाल सकते हो। बस समझ में आई। तो हम लोग इसके देखेंगे एप्लीकेशन नेक्स्ट लेक्चर में, बात समझ में आ रही है। तो नेक्स्ट लेक्चर में सारे एप्लीकेशन देखेंगे कि अलग अलग शेप के मैग्नेटिक फील्ड कैसे रहेंगे। तो चैप्टर को हम लोग बेटा 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, याद रखना। पहली पार्ट जो हम लोग पढ़ने वाले जाती है, किसको निकालेंगे हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड को निकालेंगे हम लोग, बराबर। इसमें हम लोग किसको पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ रहे हैं बायोट एंड सावर्ट्स, उसके एप्लीकेशन और एम्पियर सर्किटल लॉ को पढ़ेंगे, बात समझ में आई। चैप्टर के दूसरे डायग्राम में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यहां पे पढ़ने वाले हम लोग जिसका नाम है मूविंग चार्ज, किसको पढ़ेंगे, मूविंग चार्ज एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, मूविंग चार्ज एंड फोर्सेस।
सारे फॉर्मूले पढ़ लिए, लेकिन अगर आपको उसको रियलिटी में इस्तेमाल करना हो अगर कर ही नहीं पाएंगे कुछ मतलब है क्या? तो इसको चैप्टर का तीसरा पायदान होगा, कौन सा होगा? दैट इज एप्लीकेशन एंड डिवाइसेस। फिर साइक्लोट्रॉन को हम लोग पढ़ेंगे। साइक्लोट्रॉन इज व्हाट? इट इज अ डिवाइस। समझ में आया? तो इतने सारे चीजों को पढ़ना है, तो फिर से एक बार पूरा रिपीट कर लीजिए। तो हम लोग समराइज करेंगे पूरे 2 मिनट में पूरे चैप्टर को, फटाफट बोल लो। तो पहली चीज तो क्या? सबसे पहला इंफॉर्मेशन, ओइस्टर साहब ने दिया। ओइस्टर ने क्या दिया बोलो? दैट इज करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किससे निकालेंगे? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से इफ सपोज आउटस्ट्रेच्ड थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन ऑल फिंगर इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ बहुत बढ़िया मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद क्या निकलता है इसका बोलो? ये पहले साइंटिस्ट ऐसे थे जिसने क्या किया, जिन्होंने क्या किया? दो चीजों का लिख दिया। कौन से दो चीजें? इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। जिसकी वजह से एक फेनोमेनन बनता है, कंसेप्ट बनता है, जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या नाम बनता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोगों को जो मैग्नेटिक फील्ड निकलती है उसका मैग्नीट्यूड कैसे पता चलेगा? बाय यूजिंग ए बायो-सावर्ट्स लॉ। बायो-सावर्ट्स लॉ के हिसाब से जो फार्मूला बनता है डीबी बार या फिर डीबी, उसका फार्मूला क्या बनेगा? दैट इज म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल sin थीटा बाय r स्क्वायर। इसमें म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू कितनी? बराबर। ओनली म्यू नॉट की वैल्यू कितनी? 4 पाई into 10 to the power -7। बहुत बढ़िया। यूनिट क्या रहेगा? बहुत गजब। उसके बाद बताइए उसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? डीबी बार इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल बार क्रॉस आर बार अपॉन आर क्यूब। क्लियर? और चैप्टर में हम लोग 3 चीजें पढ़ेंगे। कौन से? दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग चार्ज एंड फोर्सेस, एप्लीकेशन एंड डिवाइसेस। आई होप सबको बढ़िया से समझ